आज हम बात करेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना के बीच में क्या संबंध है। हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि डाल्टन ने अपने नियमों में ये बोला था कि जो द्रव्य होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और जिन्हें परमाणु बोला जाता है। साथ ही साथ डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी कमियां थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, जो आगे चलकर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने लगी तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के रूप में इन कमियों को दूर कर दिया गया। ये सब हमने पढ़ लिया है ना। अब आज हम देखेंगे कि ये एवोगैड्रो परिकल्पना क्या थी, इसमें किस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया था, और फिर हम लोग देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना के मध्य क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोगैड्रो परिकल्पना में कहा गया कि ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए, इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। अगर हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि एनटीपी पर, या फिर सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं में, या फिर ताप 273 केल्विन ले लिया और वायुमंडलीय दाब ले लिया, तो सभी गैसों के लिए ये समान ही लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं में तीन गैसें ली हैं। एक है क्लोरीन गैस, एक है ऑक्सीजन गैस और एक है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इन तीनों के जो आयतन है वह भी हम लोगों ने समान लिए हैं। तो जब हम लोगों ने समान आयतन की तीन अलग अलग गैसों को सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में तीन अलग अलग फ्लास्कों में बंद किया, तो हमें प्राप्त हुआ कि सभी गैसों के जो अणुओं की संख्या है वह क्या है, समान है। देखिए, क्लोरीन गैस के अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या और हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या भी 7 है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 7 ही अणु होंगे, ये हम उदाहरण ले रहे हैं कि मान लिया कि क्लोरीन गैस के अणुओं की संख्या 7 है, और तो फिर जो ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या है वह भी इतनी ही होगी और हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या भी इतनी ही होगी, अगर हम समान आयतन की गैसें ले रहे हैं समान ताप और दाब की अवस्थाओं में। ये है एवोगैड्रो परिकल्पना। तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना का जो संबंध है वह क्या है। देखिए, जब एवोगैड्रो परिकल्पना आई तो एवोगैड्रो के अनुसार जो परमाणु का अंश होता है, यानी कि आधा टुकड़ा भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, तो डाल्टन ने बोला था कि आधा परमाणु तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्या बोला था कि जो परमाणु होता है वह होता है अविभाज्य, है ना, अविनाशी। उसका क्या नहीं करा जा सकता है, उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ डाउट था। बात दोनों ही सेम कह रहे थे, लेकिन कुछ शब्दों का अंतर था। ठीक है, तो एवोगैड्रो ने इस समस्या को सुलझाने के लिए परमाणु और अणु दो शब्दों की परिभाषा निर्मित की, और इससे ये समस्या का समाधान हो गया तथा जो एवोगैड्रो परिकल्पना है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वे सेम टू सेम बात स्पष्ट करने लगे। ठीक है, तो देखिए, एवोगैड्रो ने परमाणु और अणुओं की परिभाषा में बोला कि परमाणु या फिर एटम तत्व का सबसे छोटा कण होता है, और ऐसा सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। साथ ही साथ अणुओं की परिभाषा देते हुए बोला गया कि अणु अर्थात मॉलिक्यूल, पदार्थ, तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, परमाणु क्या होता है, जैसे किसी तत्व यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु अणु है, तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, उसे हम लोग लिखते हैं H2। ठीक है, तो जो ये H2 होता है ना, इसमें जो सिंगल H है वह तो क्या हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, और जो ये H2 हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम लोग H2 ही लिखते हैं, द्विपरमाणु अणु होता है ना, तो ये जो H2 है यह क्या हो गया, यह हो गया अणु। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है कि जो परमाणु है वह सबसे छोटा कण तो है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। लेकिन जो अणु होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है वह ऐसा सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अब यहाँ पर से जो एवोगैड्रो परिकल्पना है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उनकी बातें सिमिलर हो गई है ना, क्योंकि डाल्टन के अनुसार तो परमाणु टूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने भी यहाँ पर वही चीज स्पष्ट कर दी, ठीक है। फिर डाल्टन के अनुसार यौगिक परमाणु बनते हैं, है ना, इन्हीं को तो बाद में अणु का नाम दिया गया, है ना। यौगिक परमाणु क्या, जो दो या दो से अधिक तत्वों से या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और वही क्या कहलाए, अणु कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी आ गई और एवोगैड्रो परिकल्पना और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सेम ही बातें स्पष्ट करने लगे, ठीक है। अब हम एवोगैड्रो परिकल्पना के अनुसार एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, इसके अनुसार जब जल वाष्प का निर्माण होता है तो यहाँ पर अणुओं की संख्या भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हाइड्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन का एक आयतन, यानी कि हाइड्रोजन के कितने आयतन हो गए, 2 आयतन हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक आयतन, ठीक है, और इन्होंने संयोग करके बना दिया जल वाष्प के 2 आयतन। जल वाष्प अर्थात जो जल का अणु होता है वही तो होती है ना, H2O, ठीक है। तो क्या किया, हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के एक आयतन ने मिलकर बना दिया जल वाष्प के 2 आयतन को। इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का एक आयतन का क्या मतलब है, H2, है ना, और हाइड्रोजन का एक और आयतन यानी कि H2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एक आयतन, ऑक्सीजन भी क्या है, द्विपरमाणुक अणु है, ठीक है, और इन्होंने मिलकर उत्पाद के रूप में ये क्या निर्मित कर देते हैं, जल, है ना, या फिर जल के 2 आयतन, है ना। कैसे, तो देखिए क्या बन जाता है, ट्वाइस H2O, यही तो होती है समीकरण। इसको और अच्छे से लिख लीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार की समीकरण आपकी बन गई, ट्वाइस H2 प्लस O2, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया ट्वाइस H2O, है ना। हाइड्रोजन के 2 आयतन, है ना, और ऑक्सीजन का एक आयतन, है ना, और जल वाष्प के 2 आयतन। समझ गए आप लोग। और इनमें अणुओं की संख्या भी देख लीजिए, समान ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के एक आयतन में 5 अणु हैं, हाइड्रोजन के दूसरे आयतन में भी 5 अणु हैं, ऑक्सीजन के एक आयतन में 5 अणु हैं, और जल वाष्प के 2 आयतन में कितने अणु हो जाएंगे, 10 अणु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अणुओं की संख्या तो समझने के लिए है, ठीक है। इनका नंबर ऐसे नहीं देखना है कि 5 ही अणु होंगे या 10 ही अणु होंगे, ठीक है, लेकिन ये देखना है कि ये समान ताप और दाब की अवस्थाओं में समान आयतन वाली गैसों के लिए जो अणुओं की संख्या है वह क्या है, समान ही है। तो आप एवोगैड्रो परिकल्पना समझ गए अच्छे से, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ में इसका संबंध भी समझ गए। तो इतना आप लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है ना इस चैप्टर में, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास की। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।